निम्न में से किसने चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर है आर प्रज्ञानंद। यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई। 2025 में आर प्रज्ञानंद की यह तीसरी बड़ी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता में जीत है। 27 जून 2025 को प्रज्ञानंद ने इस खिताब को अपने नाम किया। इसके साथ ही प्रज्ञानंद की फाइड रेटिंग 2778.3 हो गई है, जिससे वे विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं और साथ ही वे भारत के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। हालिया रैंकिंग के अनुसार आर प्रज्ञानंद विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर, डी गुकेश 5वें स्थान पर और अर्जुन अरिगेसी 6ठे स्थान पर हैं। भारत सरकार ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए भारत में किस स्थान को स्वीकृति दी है? इसका करेक्ट आंसर है आगरा। भारत सरकार ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा के सिंगना जिले को स्वीकृति दी है। यह केंद्र पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का क्षेत्रीय अंग होगा, जो विश्व स्तर पर आलू और शकरकंद अनुसंधान का अग्रणी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक और उपभोक्ता है और पहले स्थान पर चीन है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शोध केंद्र होगा, जो भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश जैसे अन्य दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के किसानों को उन्नत आलू और शकरकंद तकनीकों का लाभ पहुंचाएगा। इस केंद्र की स्थापना कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से होगी। आगरा के सिंगना में 138 हेक्टेयर की राजकीय आलू फार्म है। अब इसके 10 हेक्टेयर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की नई शाखा खुलेगी। आलू भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरा सबसे अधिक उपलब्ध खाद्य उत्पाद है। गो आई स्टेट्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय। यह मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह एप्लीकेशन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, विजुअल स्टोरी टेलिंग और यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन को एकीकृत करके सरकारी आंकड़ों के साथ लोगों की सहभागिता को अधिक आसान, समझने योग्य और भागीदारीपूर्ण बनाता है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है सरकारी आंकड़ों को नागरिकों के लिए रियल टाइम में सुलभ बनाना, डेटा पारदर्शिता को बढ़ावा देना और डिजिटल इंडिया एवं विकसित भारत की दिशा में योगदान देना। निम्न में से किस कंपनी द्वारा हाल ही में 15,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन क्षमता को पार कर लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी द्वारा हाल ही में 15,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन क्षमता को पार कर लिया गया है। इसकी परिचालन क्षमता 11,005.5 मेगावाट सोलर, 1,977.8 मेगावाट पवन ऊर्जा और 2,556.6 मेगावाट हाइब्रिड यानी सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है। इसके साथ ही इसकी कुल परिचालन क्षमता 15,539.9 मेगावाट हो जाती है। इसके साथ ही यह कंपनी विश्व की शीर्ष 10 स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनियों में शामिल हो गई है और यह उपलब्धि अदानी समूह के 2030 तक 50 गीगावाट के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस परियोजना के तहत 79 लाख घर इस बिजली से लाभान्वित हो रहे हैं और 28.6 मिलियन टन वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती हो रही है। इसके साथ ही इस परियोजना का उद्देश्य है 2030 तक 100 गीगावाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता को हासिल करना। हाल ही में G7 देशों ने किस प्रकार की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमति जताई है? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हाल ही में G7 देशों ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमति जताई है। इन कंपनियों को 15% वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था से छूट देने पर सहमति जताई है, जिससे इन कंपनियों को एक विशेष साइड बाय साइड कराधान समाधान की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत इन कंपनियों पर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के मुनाफे पर केवल अमेरिका द्वारा कर लगाया जाएगा। यह टैक्स मॉडल मूल रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह व्यवस्था 2021 में OECD के नेतृत्व के तहत तय की गई
वैश्विक कर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव को नई दिशा दे सकती है। नए नियमों के अनुसार अमेरिकी कंपनियों को स्थायी कर ढांचा, सरल अनुपालन प्रक्रिया, दोहरे कराधान से राहत और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि से संबंधित है। लेकिन OECD को इस छूट पर अंतिम स्वीकृति देना भी बाकी है। अमेरिकी धारा 899। G7 से अमेरिका को यह छूट तब मिली जब अमेरिका ने अपने विवादास्पद धारा 899 को हटा दिया। अमेरिकी धारा 899 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कर विधेयक का एक विवादास्पद खंड था, जिसमें अमेरिका में काम करने वाली विदेशी कंपनियों पर प्रतिशोधात्मक कर लगाने का प्रावधान था। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1960 में की गई। यह 38 सदस्यीय देशों वाला एक समूह है जो वैश्विक आर्थिक नीतियों और मानकों पर काम करता है। अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है और विकसित देशों के रूप में इन्हें माना जाता है। हाल ही में भारत का बाह्य ऋण मार्च 2025 के अंत तक पिछले वर्ष के मुकाबले कितना प्रतिशत बढ़ा है? इसका करेक्ट आंसर है 10%। हाल ही में भारत का बाह्य ऋण मार्च 2025 के अंत तक पिछले वर्ष के मुकाबले 10% बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण 736.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10% वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि के साथ बाह्य ऋण से GDP अनुपात भी वित्त वर्ष 2025 में 19.1% हो गया है, जो 2024 में 18.5% था। समीक्षाधीन वित्त वर्ष में मुद्रा बाजारों में कुछ उतार चढ़ाव देखे गए, जिससे रुपया तथा अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि के कारण मूल्यांक प्रभाव 5.3 अरब डॉलर पार रहा। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य रूप से किन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है फील्ड स्तर के अधिकारी। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य रूप से फील्ड स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह आदिवासी विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस पहल का उद्देश्य है फील्ड स्तर के अधिकारियों को प्रेरित और प्रशिक्षित कर जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत बनाना। इस कार्यक्रम की घोषणा आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर की गई। इस सम्मेलन से यह पता चला कि जनजातीय पिछड़ेपन की मुख्य वजह योजनाओं या फंड की कमी नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने वाले कर्मियों में प्रेरणा की कमी रही है। इस कमी को दूर करने हेतु योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है।